हेलो फ्रेंड्स, मैं पारिक फिजिक्स एकेडमी में संजय पारिक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स में आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है रूबी लेजर। दोस्तों, रूबी लेजर क्या होता है और रूबी लेजर का कंस्ट्रक्शन क्या है, साथ ही इसकी वर्किंग क्या है, इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि रूबी लेजर किस तरीके से हमारे लिए पहला लेजर था, ठीक है, और किस तरीके से इस लेजर की कमी थी, इसके ड्रॉबैक क्या थे और क्यों मुझे हीलियम नियॉन लेजर या कार्बन CO2 लेजर बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो आइए देखते हैं रूबी लेजर। रूबी लेजर, रजिस्टर पेन लेकर के और लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, डायग्राम बना लेना, आराम से टाइम दूंगा। अभी समझने की कोशिश कीजिए कि रूबी लेजर होता क्या है। तो दोस्तों, रूबी लेजर बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का एक क्रिस्टल होता है, ठीक है, जिसमें C क्रोमियम प्लस 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 आयन की इंप्योरिटी होती है, अशुद्धि होती है। और एक अच्छे लेजर को बनाने के लिए जो इसका इंप्योरिटी परसेंटेज होता है वो होता है 0.05%। अगर हम इतना क्रोमियम आयन इसमें डाल देंगे तो मेरे को जो लेजर मिलेगा, वो लेजर की जो क्वालिटी होगी, वो जो लेजर का आउटपुट होगा, दैट इज द बेस्ट आउटपुट फॉर रूबी लेजर। ठीक है, अब चूंकि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल है, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट लेजर भी बोलते हैं। ठीक है, बाद में हमने बनाया गैस लेजर, हीलियम नियॉन लेजर या CO2 लेजर, इसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट लेजर। और रूबी लेजर को बनाया था 1960s में मैमन ने। मैमन, ठीक है। तो इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक छड़ होती है, एक रॉड होती है, सिलिंड्रिकल रॉड है अपनी, ये अंदर जो दिख रही है। इसकी लेंथ तो होती है 5 सेंटीमीटर। कितनी? इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। ये रूबी, अगर ये रूबी की रॉड मान लू मैं, तो इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये होता है 1 सेंटीमीटर का। ये जो एरिया है, ये एरिया, ये होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे एक कांच की ट्यूब में रख दिया जाता है, एक ग्लास ट्यूब में अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, वृत्ताकार होते हैं और प्रकाशिक समतल, ऑप्टिकली प्लेन होते हैं। ध्यान दीजिएगा। और एक सिरे को मैं फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर देता हूं, मींस चांदी की पॉलिश कर देता हूं, यहां पे सिल्वर पॉलिश कर देता हूं इससे एक सिरे को, और एक सिरे को मैं पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देता हूं या आंशिक रूप से चांदी की पॉलिश कर देता हूं इसके ऊपर में। ठीक है, यहां चांदी की जो पॉलिश होती है, ये 90% भाग ढका हुआ होता है, 10% उभरा हुआ होता है, 10% फ्री होता है, जिसमें से लेजर लाइट बाहर निकलती है। आप चीज को समझ रहे हैं? ये एक ग्लास ट्यूब है, इसमें एक रूबी रॉड रखी हुई है, रूबी की छड़ रखी हुई है जो 5 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसका। उसके एक सिरे को मैंने फुली रिफ्लेक्टिंग कर दिया है, मींस फुली सिल्वर पॉलिश कर दिया, और एक सिरे को 90% रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर दिया है, जिससे 10% में से जो लेजर लाइट है वो बाहर निकलती है। और इसके ऊपर मैंने एक हेलिकल फॉर्म में, एक कुंडली के रूप में ज़ीनॉन गैस की एक फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब लगा दी है। क्या किया है मैंने? इस कांच की नली के ऊपर एक कुंडली लपेट दी और इस कुंडली में से मैं क्या प्रोवाइड करूंगा? ज़ीनॉन गैस। किस फॉर्म में? फ्लैश की फॉर्म में। जैसे कैमरे का फ्लैश होता है ना, आया फिर बंद हो गया, आया बंद हो गया। तो यहां पे मैंने क्या किया? इस ग्लास ट्यूब के ऊपर कुंडली लपेट दी एक पाइप की, और उस पाइप के अंदर मैंने ज़ीनॉन गैस की फ्लैश लाइट डाली। इसका यहां पे पावर सप्लाई जोड़ दिया। अब क्या होता है कि इसमें जब हम ज़ीनॉन गैस की फ्लैश को डिस्चार्ज ट्यूब से फ्लैश निकलती है, फ्लैश लाइट निकलती है, तो यहां एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, इसके ऊपर पानी की एक कुंडली और लपेट देते हैं जो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है इस एनर्जी को, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को। ठीक है, वो थोड़ा अलग प्रोसेस है। हाल फिलहाल इस चीज को आप समझिए। तो डिस्चार्ज ट्यूब हो गई आपकी,
किसकी? ज़ीनॉन गैस की। और ये क्यों लपेटी जाती है? ये लपेटी जाती है ऑप्टिकल पंपिंग के लिए। दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा आज बता देता हूं कि लेजर जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन से होता है, उद्दीपित उत्सर्जन से होता है लेजर। और उद्दीपित उत्सर्जन तब होता है जब आपके मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में, हमारे पास में 3 एनर्जी स्टेट्स होती हैं। एक होती है ग्राउंड, एक होती है मेटास्टेबल और एक होती है एक्साइटेड। एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो जीवन काल या लाइफ टाइम होता है 10⁻⁸ सेकंड होता है, यहां 10⁻³ सेकंड होता है, इससे 5 गुना ज्यादा। और ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है। यहां पे एब्जॉर्प्शन होता है पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का। तो जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगा ये एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में जाएंगे, यहां ये 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेंगे और फिर मेटास्टेबल स्टेट में चले जाएंगे। तो जब हमने प्रिंसिपल ऑफ लेजर पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जरूर पढ़िएगा। तो जब हमने प्रिंसिपल ऑफ लेजर पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, तीसरा होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। और आप लाइट एम्प्लीफिकेशन के नाम से अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा दूसरे या तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो यहां क्या होता है, 3 तरीके के प्रोसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। अच्छे लेजर को बनाने के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रधानता, स्टिमुलेटेड एमिशन मेन होना चाहिए। और स्टिमुलेटेड एमिशन मेन होता है कब? जबकि हमारे पास में मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है वो ज्यादा हों, एटम्स ज्यादा हों। आई रिपीट कि अच्छे लेजर को बनाने के लिए हमारे पास में मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। और यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा मिले, इसके लिए हम कुछ एक प्रोसेस करते हैं जिन्हें हम पंपिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को इस एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए ये जो प्रोसेस किया जाता है इसे ऑप्टिकल पंपिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा मिले, इसके लिए हम पॉपुलेशन इन्वर्जन या जनसंख्या प्रतिलोमन। प्रतिलोमन क्या होता है? जनरली देखिए, ये एब्जॉर्प्शन है, ग्राउंड एनर्जी लेवल है, ठीक है, और ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल है। जनरली इलेक्ट्रॉन कहां पे रहते हैं? ग्राउंड एनर्जी लेवल पे, ठीक है। और हम अगर एक्साइटेड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दें तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं ना। और यहां पर भी ज्यादा टाइम तक रुके इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है वो होता है ऑप्टिकल पंपिंग। काफी और मेथड्स भी काम में लिए जाते हैं, कोलिजन से भी इसको पहुंचाया जा सकता है, केमिकल पंपिंग भी होती है। लेकिन यहां हमने रूबी लेजर में क्या काम में लिया है? रूबी लेजर में हमने काम में लिया है ऑप्टिकल पंपिंग। तो चीज समझ रहे हैं आप मेरी? देखिए आगे चलते हैं। तो अच्छे लेजर को बनाने के लिए मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए, जिससे अच्छा लेजर मिले मुझे, ठीक है। अब लेजर कब मिलता है? कि जब मैं इसके ऊपर लाइट एमिट करता हूं तो ये लाइट के जो फोटॉन्स हैं ये यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसे इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं कि मेरे बराबर की कला, मेरी उत्सर्जन की दिशा और ध्रुवण के बराबर के आप फोटॉन्स एमिट कीजिए, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आते हैं। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए आपने, वर्किंग देखते हैं। यहां मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए डायग्राम बना लेना, मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा। चलिए, तो अब ये आती है वर्किंग। वर्किंग कैसे होती है? देखिए, ये क्रोमियम आयन के एनर्जी लेवल्स हैं। क्रोमियम आयन के एनर्जी लेवल में ये होता है ग्राउंड एनर्जी लेवल, जिसको हमने 1 से डिनोट किया है। इसके ऊपर 3A और 3B, ये 3A और 3B बहुत फाइन एनर्जी लेवल्स होते हैं, बहुत बारीक एनर्जी लेवल्स होते हैं। इनका एक झुंड होता है, उस झुंड एनर्जी लेवल के जो झुंड हैं उनको मैंने बैंड बोल दिया। यहां पे 3A बैंड हो गया, ये 3B बैंड हो गया। बेसिकली ये भी एनर्जी लेवल्स ही हैं, लेकिन बहुत सारे हैं और इनकी एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, इसलिए मैंने इनको बैंड्स बोल दिया, 3A और 3B, ठीक है। ये हमारे एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स हैं, ये हमारा ग्राउंड एनर्जी लेवल है।
और इन दोनों के बीच में ये मेरा मेटास्टेबल एनर्जी लेवल है। ध्यान दीजिएगा, ये रूबी लेजर वर्क कैसे करता है इसके ऊपर अपन देख रहे हैं। तो ये क्रोमियम एनर्जी लेवल है, क्रोमियम आयन के, ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है, ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, और ये दोनों के बीच का मेटास्टेबल एनर्जी लेवल है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये होता है 29 पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रोसेस चालू कैसे होता है? तो प्रोसेस चालू होता है यहां से, जैसे मैंने पावर सप्लाई ऑन की तो मेरी जो ज़ीनॉन गैस है वो इसमें से प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, और एक फ्लैश उत्पन्न होता है, एक लाइट उत्पन्न होती है, किसकी? ज़ीनॉन गैस की। अब यहां से फ्लैश जैसे ही उत्पन्न होता है, ये जो क्रोमियम आयन है, ये जो ग्राउंड एनर्जी लेवल में थे, ये क्रोमियम आयन उस ग्राउंड एनर्जी लेवल से सीधे कहां पहुंच जाते हैं? 5600 एंगस्ट्रॉम का एक इलेक्ट्रॉन अवशोषित करके फोटोन को 3A एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन 4100 एंगस्ट्रॉम के फोटोन को अवशोषित करके 3B एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। आई रिपीट कि जैसे ही ज़ीनॉन गैस में पावर सप्लाई मैंने ऑन की, ज़ीनॉन की फ्लैश लाइट ऑन हुई, फ्लैश लाइट ऑन होते ही यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ने तो क्या किया, अब लाइट है, लाइट में तो 7 रंग होते हैं, तो एक लाइट का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, जिसकी वेवलेंथ कितनी थी? 5600 एंगस्ट्रॉम, और ये एब्जॉर्ब करके कहां पहुंच गया? 3A एनर्जी लेवल में। अब और दूसरा इलेक्ट्रॉन 4100 एंगस्ट्रॉम के फोटोन को एब्जॉर्ब करके कहां पहुंच गया? 3B एनर्जी लेवल में। देखिए hν होती है ना एनर्जी, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी न्यू कम होगी, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी एनर्जी, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका लैम्डा कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। भाई लैम्डा इज इक्वल टू C/ν होता है ना, और E इज इक्वल टू hν होता है ना। तो जिसका लैम्डा ज्यादा हुआ उसका न्यू कम हुआ, ठीक है, और जिसका न्यू कम हुआ उसकी एनर्जी कम हुई। तो हम ये कह सकते हैं लैम्डा इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/E। तो लैम्डा ज्यादा है मतलब एनर्जी लेवल कम है, लैम्डा कम है मतलब एनर्जी ज्यादा है। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो 5600 एंगस्ट्रॉम को अवशोषित करके फोटोन को 3A में पहुंचा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन 3B में पहुंचा। अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम होता है ये 10⁻⁻8 सेकंड का होता है, क्योंकि ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स हैं। यहां ये 10⁻⁻8 सेकंड तक रुक करके जालक तल को, जो लेटिस प्लेन होता है आपका, जालक तल को ΔE एनर्जी देते हैं। ये एनर्जी फोटोन एमिशन के काम नहीं आती है, ध्यान देना, ये एनर्जी से फोटोन उत्सर्जित नहीं होता है। ये एनर्जी जालक तल को दे दी, और जालक तल को देने के बाद में ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे? इस मेटास्टेबल एनर्जी लेवल में, यहां। और यहां इनका जो लाइफ टाइम होता है ये होता है 10⁻³ सेकंड का। ठीक है, यहां 10⁻³ सेकंड मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम, एटम का लाइफ टाइम, ध्यान देना। और एक्साइटेड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकंड होता है। ठीक है, तो ये ΔE एनर्जी इसको लेटिस प्लेन को दी इन्होंने, और ये कहां पहुंचे? मेटास्टेबल एनर्जी लेवल में। मेटास्टेबल एनर्जी लेवल में ये 10⁵ गुना, ये देखिए -3 -8, यहां पे 10⁵ गुना इनका लाइफ टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये यहां ज्यादा टाइम तक रुकते हैं। अब यहां से ΔE एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन रेगुलरली मेटास्टेबल एनर्जी लेवल में पहुंचते जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ज़ीनॉन की वापस से फ्लैश आएगा, वापस से इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, वापस से यहां पे आएंगे, यहां ज्यादा टाइम तक रुकेंगे, वापस से ज़ीनॉन फ्लैश आया, वापस इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, वापस से मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में आए, वापस से यहां पे ज्यादा देर तक रुके। तो कुछ टाइम बाद में क्या होता है, मेटास्टेबल एनर्जी लेवल जो होते हैं ना, ये 2 मेटास्टेबल एनर्जी लेवल, यहां पे इलेक्ट्रॉन की, परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, और परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होने से हमारे पास में पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न हो जाता है, जनसंख्या प्रतिलोमन आ जाता है, जो कि उद्दीपित उत्सर्जन के लिए, जो कि स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए, जो कि अच्छे लेजर के लिए जरूरी होता है।
क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा होगा उतना ही लेजर मुझे अच्छा मिलेगा, उतना ही लेजर लाइट इंटेंस मिलेगी। समझे मेरी बात को? तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ज्यादा देर तक रुकते हैं। अब यहां से जो फोटोन एमिट होगा, यहां से जो फोटोन एमिट होगा, ये ग्राउंड एनर्जी लेवल में जब आएंगे तो यहां से दो फोटोन एमिट होंगे। एक तो होगा 6943 एंगस्ट्रॉम का और एक होगा 6929 एंगस्ट्रॉम का। दो फोटोन उत्सर्जित होते हैं, लगभग बराबर लैम्डा है। और ये जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनकी फेज मतलब कला, उत्सर्जन की दिशा मींस डायरेक्शन, दिशा, और इनका पोलराइजेशन मतलब कि ध्रुवण। क्या बोला मैंने? कि जो ये फोटोन यहां पे उत्सर्जित हुए और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में आया, तो ये फोटोन उत्सर्जित हुए, इन फोटोन्स की कला, दिशा और ध्रुवण, फेज, डायरेक्शन और पोलराइजेशन सेम होगा जो हमने फोटोन इंसिडेंट करवाया है रूबी लेजर के, रूबी रॉड के ऊपर। और ये तीनों सेम होने से क्या होगा कि जो ये आपको छोटे छोटे फोटोन्स मिल रहे हैं, ये सब क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। सेम फेज में होंगे तो इनका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, इनका जो परिणामी आयाम है वो बढ़ जाएगा। और परिणामी आयाम बढ़ जाएगा तो आपको जो लेजर लाइट है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी, बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएगी। और यहां पे मैंने देखिए क्या कर रखा है, ये सिरा तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग कर रखा है, 100% रिफ्लेक्टिंग है। तो यहां से ये पार्टिकल इसकी एक्सिस के टुवर्ड्स मूव करने लगेंगे, ठीक है। और यहां मूव करेंगे तो यहां ये 10% मैंने खोला हुआ है, तो यहां से लेजर लाइट मुझे बाहर की तरफ निकलती हुई मिलेगी। समझे मेरी बात को? तो ये लेजर लाइट जब बाहर मिलेगी तो ये लेजर लाइट इंटेंस होगी, ये लेजर लाइट बहुत डायरेक्शनल होगी, मतलब बहुत इंटेंस और एक विशिष्ट दिशा में होगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी। तभी आपने जो लेजर लाइट, लेजर टॉर्च देखी हैं, वो एक पर्टिकुलर छोटे से बिंदु पर रहती हैं और करीबन 100 मीटर दूर भी अगर आप उनको डालोगे तो भी दीवार पे छोटे से ही प्लेस में रहती हैं। जबकि नॉर्मल बैटरी हम जलाते हैं तो वह बैटरी का जो प्रकाश है वो फैलता हुआ जाता है, जो बल्ब से प्रकाश निकलता है वो फैलता हुआ जाता है। और लेजर लाइट जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। इस चीज को समझे? तो ये लेजर का प्रोसेस है, रूबी लेजर का। अब इसमें आपको एक चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख देना, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। और दोस्तों, रूबी लेजर में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, यहां हमने फ्लैश फॉर्म में लाइट डाल रहे हैं इसके ऊपर, तो ऑप्टिकल पंपिंग हो रही है। ऑप्टिकल पंपिंग मतलब ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइटेड एनर्जी लेवल में पहुंचाने के लिए। तो ऑप्टिकल पंपिंग जो होती है वो फ्लैश की फॉर्म में, मतलब हुई फिर बंद हो गई, हुई बंद हो गई, फ्लैश आया बंद हो गया, फ्लैश आया बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन पहुंचे फिर गैप लगा, फिर इलेक्ट्रॉन पहुंचे फिर गैप लगा, फिर इलेक्ट्रॉन पहुंचे फिर गैप लगा। तो यहां से जो मुझे आउटपुट मिलता है ना, ये भी पल्स फॉर्म में मिलता है आउटपुट। पल्स समझते हैं ना? मिला बंद हो गया, मिला बंद हो गया। तो रूबी लेजर का ये एक मेन ड्रॉबैक है कि इससे जो आउटपुट मिलता है मुझे वो पल्स की फॉर्म में मिलता है। अब इसको दूर करने के लिए मैंने हीलियम नियॉन लेजर और CO2 लेजर बनाया, ठीक है। मींस हमें हीलियम नियॉन लेजर और CO2 लेजर की जरूरत पड़ी, इसलिए वैज्ञानिकों ने वो बनाए। तो मेरे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, आने वाले जो वीडियोस हैं, उनमें हीलियम नियॉन लेजर, CO2 लेजर आप पढ़ेंगे। और यदि आपको आपका कोई मनपसंद टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। आपको ये चैनल, ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।